नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं आज जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर का शासनकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहांगीर के प्रारंभिक जीवन यानी उसके परिचय से संबंधित और शासक बनने के बाद उसके सामने प्रारंभिक चुनौती कौन सी थी, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, जहांगीर का जो जन्म हुआ है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। एक पॉइंट तो ये आप तैयार करिए कि इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। और ये जो जहांगीर है काफ़ी मन्नत मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। अकबर की जो पत्नी थी हरकाबाई, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अकबर गया सलीम चिश्ती के दरगाह पर, वहाँ पर मन्नत मांगा और उसके पश्चात इसको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उसने अपने पुत्र का नाम उसी सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा, सलीम। तो जहांगीर के बचपन का जो नाम है वो क्या है? सलीम है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है। तो जहांगीर के बचपन का नाम याद रखिएगा, सलीम है। अब ये सलीम, आप जानते हैं कि अकबर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और इस दौर में इस सलीम की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और ज़्यादा हो जाने की वजह से जो अकबर के जीवन का अंतिम समय था, उस दौर में ये विद्रोह करने का भी प्रयास करता है, लेकिन रोक देता है, विद्रोह नहीं करता है। लेकिन ये विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है और लास्ट में जब इसी के कारनामों से दुखी होकर के अकबर की मृत्यु होती है, तो अकबर की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है। और जब शासक बनता है तो ये एक उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर जब शासक बना है उस समय इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और जहांगीर के पिता का नाम अकबर है, माता का नाम हरकाबाई है, जिनको कहानियों में और सीरियल वगैरह में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। और ये जो जहांगीर है, इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था वो 1605 ईस्वी में करवाया था। आप जानते हैं कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। जब अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है तो 1605 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक करता है और उपाधि धारण करता है नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की। इस जहांगीर की जो पत्नियां थी, कई सारी पत्नियां थी, इनमें से एक पत्नी है मानबाई। इनकी पहली पत्नी जहांगीर की पहली पत्नी है मानबाई, जिनसे उत्पन्न हुआ था खुसरो। और ये खुसरो जहांगीर के शासन काल का प्रथम विद्रोही माना जाता है। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के शासन काल में प्रथम विद्रोह किसने किया था? तो जहांगीर के शासन काल में इसका बड़ा पुत्र, इसकी पहली पत्नी से उत्पन्न जो बड़ा पुत्र था खुसरो, वही इसका विद्रोही हुआ था। विद्रोही ये बन गया था खुसरो। अब इसकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई से उत्पन्न हुआ था खुर्रो, जो बाद में चल करके शाहजहां के नाम से शासक बना है। तीसरी पत्नी इसकी थी रुखसाना बानो। रुखसाना बानो इसकी तीसरी पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र हुआ था जिसका नाम था शहरयार। और चौथी पत्नी इनकी थी सलमा बानो, जिनका नाम था परवेज। और पांचवी पत्नी थी जिससे ये जो जहांगीर है एक विधवा से विवाह किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस विधवा से विवाह किया था? तो जिस विधवा से विवाह किया था उसका नाम है नूरजहां। और नूरजहां से जब ये विवाह करता है उस समय नूरजहां को एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि इसके जीवन परिचय से संबंधित हैं। तो इनको आप तैयार कर लेंगे तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट संज्ञान में आ गए हैं। तो इनको थोड़ा सा आप मेहनत करके आप तैयार भी करेंगे। अब देखिए, जहांगीर जब शासक बनता है तो इसके सामने चुनौती क्या आती है? इसके शासनकाल के दौरान प्रारंभिक चुनौती क्या है? तो हमने बताया कि ये जब शासक बना है तो इसका पुत्र जो खुसरो है ना, वही इसके शासनकाल का प्रथम विद्रोही है और खुसरो का विद्रोह हो जाता है। जब ये 1605 ईस्वी में शासक बनते हैं, 4-6 महीने के बाद ही 1606 ईस्वी में
इसका पुत्र खुसरो विद्रोही बन जाता है, यानी विद्रोह कर देता है। कारण क्या है कि खुसरो की जो माता है मानबाई, वो जहांगीर की पत्नी है और इनकी जो मृत्यु है वो जहांगीर की वजह से हुई थी। ऐसा किसका सोचना है? खुसरो का। खुसरो ये मानता था कि मानबाई मेरी माता जो है ये दुखी थी अपने पति जहांगीर से, इसी वजह से आत्महत्या की थी। उसका कारण क्या था ना कि ये जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब पीता था और मानबाई इनकी पहली पत्नी थी, तो ये बहुत तकलीफ़ में रहती थी और तकलीफ़ में रहने की वजह से ही इनको मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या कर ली थी तो खुसरो का ये मानना था कि जहांगीर की वजह से ही माता ने आत्महत्या की, इसीलिए वो क्या करता था, एक विद्रोही के रूप में उभर कर सामने आता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि ये जो खुसरो है इसके अन्य भाई भी थे, इनसे यह घबराया हुआ था कि ये लोग शासन सत्ता को हो सकता है ले ले, छीन ले, इसीलिए ये अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। और वो किया क्या ना कि खुसरो जब विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है तो जहांगीर ने उसको नज़रबंद कर दिया और नज़रबंद करने के सिलसिले में ये एक दिन खुसरो नज़रबंद क्षेत्र से निकल करके चला जाता है जम्मू कश्मीर वगैरह क्षेत्र में, जहाँ पर सिख धर्म गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव से वो मिलता है और अर्जुन देव के संरक्षण में रह करके उनसे थोड़ा बहुत सहयोग पाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और पिता के विरुद्ध अभियान कर देता है और भैरावल का युद्ध होता है। तो खुसरो और खुसरो के पिता जहांगीर की सेना के बीच भैरावल का युद्ध हुआ था जो जालंधर के समीप में पड़ता है। और ये खुसरो जो युद्ध किया था, है ना, भैरावल का युद्ध लड़ा, वो 5 माह बाद लड़ा है, यानी जब जहांगीर शासक बना उसके 5 माह बाद ये युद्ध लड़ा था। और कैसे लड़ा था? गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त करके मान सिंह का सहयोग प्राप्त किया, है ना। ये जहांगीर के साथ ही रहा करते थे। कौन? मान सिंह। इसी मान सिंह का सहयोग पाया अर्जुन देव से, ये आशीर्वाद पाया, सपोर्ट पाया और उसने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया? अभियान कर दिया। और गुरु अर्जुन देव को इसी सिलसिले में इस जहांगीर ने फांसी की सज़ा दी थी, क्योंकि जब जालंधर का ये भैरावल का युद्ध हुआ, जालंधर के समीप जो पड़ता है, तो उसके बाद ये खुसरो पराजित होता है। खुसरो को कैद करके जहांगीर कैद खाने में डाल देता है और पता लगाता है कि इसका सहयोग, इसका सपोर्ट किसने किया जिससे इसकी इतनी हिम्मत बढ़ी। तो उसमें पाया कि गुरु अर्जुन देव जो थे वही सहयोग और सपोर्ट किए थे, आशीर्वाद दिए थे। तो वो गुरु अर्जुन देव को क्या करता है, 1606 ईस्वी में ये जहांगीर गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे देता है। खुसरो जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई है, तो एक चीज़ ये पहले जान लीजिए कि खुसरो ने पहली बार विद्रोह किया तो कैद खाने में गया था। उसके जस्ट 1 साल बाद 1607 ईस्वी में वह पुनः निकल गया और निकल करके वह पुनः विद्रोह कर देता है। तो पुनः उसको जब कैद करता है जहांगीर, तो दोबारा कैद किया है। अब वो बहुत ज़्यादा झल्लाया और गुस्साया हुआ था, इसी सिलसिले में वह कैद करके उसकी दोनों आंखें निकलवा देता है और निकलवा करके उसको कैद खाने में बंद करवा देता है। और जब 1621 ईस्वी का दौर आता है, उस समय जो खुर्रम था, जो शाहजहां के नाम से बाद में शासक बना, इसको लगता है कि ये जो खुसरो है ना, ये कैद खाने में भले ही है लेकिन कभी भी मौका पा करके मेरी हत्या करके शासन सत्ता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसी शाहजहां ने कुछ कैदियों की मदद ले करके 1621 ईस्वी में उस अंधे खुसरो को कैद खाने में ही उसकी हत्या करवा देता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि खुसरो के विद्रोह से संबंधित थे, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं ये जो जहांगीर है, जहांगीर की द्वितीय चुनौती थी अहमदनगर विजय अभियान से। अहमदनगर में वजीर के रूप में मलिक अंबर हुआ करता था, जो कि छापामार युद्ध नीति में बहुत ही निपुण था। इसी छापामार युद्ध नीति को महाराणा प्रताप भी अपनाया करते थे। तो मलिक अंबर का बार बार विद्रोह हो रहा था और उस विद्रोह को दबाने के सिलसिले में कई बार अभियान करना पड़ रहा था, है ना। तो अहमदनगर में एक प्रबल विद्रोही के रूप में ये मलिक अंबर उभर करके सामने आया था। तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से बाद में शासक बना है, उसको यहाँ पर भेजा और मलिक अंबर
के विद्रोह को के विरुद्ध इसने अभियान किया और मलिक अंबर को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके विद्रोह को शांत कराया। अब एक ये मलिक अंबर को जब इस खुर्रम ने पराजित कर दिया तो उसके पिता ने वापस आने पर उसको जहांगीर ने खुर्रम को क्या किया, शाहजहां की उपाधि दी। तो ये जो खुर्रम है शाहजहां की उपाधि कैसे पाया है, तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को पराजित करने के किया था और उसी से जहांगीर खुश हुआ और खुश होकर के उस खुर्रम को जहांगीर की उपाधि दी थी। तो ये सारे पॉइंट भी आप तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं अगला जो इसके सामने चुनौती था वो मेवाड़ विजय था। आप जानते हैं जब अकबर शासन कर रहा था तो अकबर भी मेवाड़ क्षेत्र को पूरी तरह से विजित नहीं कर पाया था। वहां पर महाराणा प्रताप जो छापामार युद्ध नीति में बहुत निपुण थे, उन्होंने छापामार युद्ध नीति के द्वारा अकबर को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और उसी की वजह से जो अकबर था वो पूरी तरह से मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाया था। अब ये जहांगीर मेवाड़ क्षेत्र को विजित करना चाहता है, इसके लिए प्रारंभिक दौर से ही उसने वहाँ पर सैन्य अभियान करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय महाराणा प्रताप मर चुके थे, है ना, और वहाँ का शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह बन चुके थे। अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर का बार बार अभियान चलाया जा रहा था और ये अमर सिंह जो थे राणा प्रताप के ये पुत्र थे। जहांगीर शुरू से ही छोटे छोटे अभियान इन पर कर रहा था और अमर सिंह अधीनता स्वीकार नहीं किए, मुगलों का ये विरोध करते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मेवाड़ के विजय के सिलसिले में जहांगीर ने कई छोटे छोटे अभियान तो किए लेकिन वह अमर सिंह को पराजित नहीं कर पाए और बाद में ये जो जहांगीर है गुस्साया हुआ था और गुस्साए हुए सिलसिले में वह क्या करता है, अपने पुत्र उसी खुर्रम को जो शाहजहां की उपाधि पाया था उसी को क्या करता है, मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। और 1613 ईस्वी में ये खुर्रम वहाँ पर विजय अभियान करता है, वहाँ पर जा कर के काफ़ी अधिक खून खराबा करता है, किसानों को, वहाँ की जनता को प्रताड़ित करता है। इससे अमर सिंह बहुत दुखी हो गए कि मैं गुनाह मतलब अभियान मेरा है, शासक मैं हूँ, लेकिन मेरी प्रजा को क्या है कि प्रताड़ना दी जा रही है। इस वजह से वो दुखी होते हैं और उनके सामने कोई चारा नहीं रहता है, इसलिए वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये अधीनता स्वीकार कर ली खुर्रम के सामने, यानी शाहजहां के सामने। और जब अधीनता स्वीकार कर ली तो अधीनता स्वीकार करने के सिलसिले में एक संधि करनी पड़ी, चित्तौड़ की संधि, जो कि 1615 ईस्वी में हुई। चित्तौड़ की संधि को मुगलों और अमर सिंह के बीच की एक सम्मानजनक संधि माना जाता है। क्योंकि चित्तौड़ की संधि में अमर सिंह ने अधीनता को तो स्वीकार कर लिया है ना, और अधीनता को स्वीकार कर लिया और खुद नहीं अपने पुत्र करण सिंह को मुगलों को सौंप दिया, यानी उनके सेना के कार्यों में सेवा कार्य जो होता है तो सैनिक सेवा के लिए इन्होंने मुगलों को सौंप दिया अपने पुत्र को। और इन्होंने अपने किला जो चित्तौड़ का किला था उस किले को भी बरकरार बनाए रखा। और बरकरार बनाए रखा कहने का मतलब ये है कि मुगलों ने इस तौर पर इनको ये किला सौंप दिया कि ये रहिए, इसका देख रेख करिए, लेकिन इसका घेराव यानी किलाबंदी नहीं करना है ना। और इसमें चित्तौड़ के जो शासक अमर सिंह थे, इन्होंने किसी भी कीमत पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होने दिया। तो ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर चित्तौड़ की संधि होती है, लेकिन उस चित्तौड़ की संधि में अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करना पड़ता है, अपने पुत्र करण सिंह को मुगलों को सौंपना पड़ता है। चित्तौड़ का किला ये अपने हक में रखते हैं, केवल इनके ऊपर पाबंदी थी कि घेराव नहीं करेंगे, किलाबंदी नहीं करेंगे और ये वैवाहिक संबंध मुगलों से स्थापित नहीं करते हैं। यानी ये एक ऐसी संधि है जहाँ पर ना तो यह बहुत ज़्यादा झुकाव मुगलों के पक्ष में है और ना ही बहुत ज़्यादा झुकाव किसके, अमर सिंह के पक्ष में है। एक सम्मानजनक संधि के रूप में जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं जो जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, उनसे कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं नूरजहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आता है ना।
तो नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ एक विधवा थी और उससे विवाह किया था जहांगीर ने। तो इसका मतलब है कि जहांगीर की पत्नी बनने से पहले ये नूरजहाँ किसी और की पत्नी हुआ करती थी। तो जब नूरजहाँ किसी और की पत्नी हुआ करती थी तब उनका नूरजहाँ नाम नहीं था, क्या नाम था, मेहरुन्निसा था। और इसी नाम से वो क्या थी, एक शेर अफगान कहा जाता था अली कुली बेग, उसी अली कुली बेग की ये पत्नी हुआ करती थी। अली कुली बेग एक बहादुर सिपाही था और उसने एक शेर की हत्या की थी और उसी सिलसिले में जहांगीर ने उसको शेर अफगान की उपाधि दी थी। और इसी शेर अफगान यानी अली कुली बेग की पत्नी मेहरुन्निसा थी, जिससे अली कुली बेग ने 1594 ईस्वी में निकाह किया था। और जब इस अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के पश्चात ये जो मेहरुन्निसा थी काफ़ी सुंदर थी और इसी वजह से जब इनको जहांगीर देखता है तो वह इनसे विवाह करने का निर्णय लेता है। अतः 1611 ईस्वी में इस मेहरुन्निसा से उसने क्या किया, निकाह किया। किसने, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया और निकाह करने के पश्चात उसको सबसे पहले उसने नूर महल की उपाधि दी। नूर महल मतलब महल की रोशनी या महल का प्रकाश, ऐसा। उसके बाद उसने उसको नूर जहाँ की उपाधि दी, यानी सारे जहाँ की रोशनी। तो इस तरह से मेहरुन्निसा जो थी वो नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि प्राप्त की थी। और इसी नूर जहाँ की माता का नाम क्या था, असमत बेगम था। असमत बेगम से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि असमत बेगम ये गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि की खोज की है वो कौन है, असमत बेगम। इत्र की खोज किसने की, यानी गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज करने वाली कौन है, तो वो नूरजहाँ की माता असमत बेगम है। अब देखिए नूरजहाँ के पिता का नाम क्या है, मिर्ज़ा गयास बेग इनके पिता का नाम है ना। और इनके पति का नाम यानी इनके पहले पति का नाम अली कुली बेग था, इसको तो मैंने बता ही दिया है। और इसी अली कुली बेग और मेहरुन्निसा यानी नूरजहाँ, इन्हीं दोनों से उत्पन्न एक पुत्री इनकी थी जिनका नाम था लाडली बेगम। और इस नूरजहाँ के भाई का नाम क्या था, आसफ खां था। और आसफ खां ने अपने पुत्री का विवाह जहांगीर के लड़के के साथ यानी खुर्रम के साथ किया था, जो बाद में शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त करता है, तो इसी के साथ किया था। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। एक चीज़ ये जान लीजिए कि जहांगीर जब 1611 ईस्वी में निकाह करता है नूरजहाँ से, तो जहांगीर पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के शासन नहीं कर पाता है ना। इसमें शासन में नूरजहाँ का प्रभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि नूरजहाँ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण लोग थे उनको बड़े बड़े पद दिया जाना शुरू हो गया। नूरजहाँ ईरान से संबंधित थी, इसीलिए कहा जाता है कि जहांगीर के शासन काल के दौरान ईरानियों को बड़े पद, उच्च पद देने का प्रचलन शुरू हो गया था। और नूरजहाँ के आ जाने की वजह से जो ये जहांगीर है ये स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाता है, दो गुट बन जाता है। और उस गुट में नूरजहाँ होती हैं, उनकी माता असमत बेगम होती हैं, इनके पिता मिर्ज़ा गयास बेग होते हैं, इनका जो भाई था आसफ खां वो होता है। और साथ ही साथ नूरजहाँ की टीम में या उनके खेमे में ये खुर्रम भी रहता है। क्योंकि जो खुर्रम है ये नूरजहाँ के भाई की पुत्री से विवाह किया है, अतः ये खुर्रम भी इसी नूरजहाँ के खेमे में ही रहता है। अब नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का जो विवाह किया था वो शहरयार से किया था। बाद में चल करके शहरयार जो है वो कहाँ आ जाता है, इस लाडली बेगम के खेमे यानी नूरजहाँ के खेमे में आ जाता है शहरयार।
वो भी नूरजहाँ के खेमे में आ जाता है। लेकिन तब तक क्या है कि शहरयार और ये खुर्रम दोनों ही उत्तराधिकारी के रूप में सामने आते हैं, तो उसमें बिखराव हो जाता है। तो लाडली बेगम का पति जो था शहरयार, वो तो नूरजहाँ के खेमे में आ गया, लेकिन खुर्रम क्या है, इस खेमे से अलग हो जाता है। साथ ही साथ आसफ खां यानी नूरजहाँ का भाई भी इसके खेमे से अलग हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए ये सब हो रहा था। अब चलते हैं, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। शाहजहाँ ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहांगीर का जब शासनकाल शुरू होता है, यानी जब ये सिंहासन पर बैठा, तो ये जो जहांगीर है ये काफ़ी न्यायप्रिय शासक के रूप में उभरने का प्रयास करता है, यानी अपने आप को यह जनता का न्यायप्रिय शासक बनने का प्रयास करता है। इसी सिलसिले में इसने क्या किया, राज्यारोहण के समय ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए, और उन 12 अध्यादेशों में से एक अध्यादेश यह भी था कि आगरा के किले के बाहर यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर लगाई जाए, और वो सोने की जंजीर जनता के लिए होगी जो न्याय की गुहार करने के लिए आएंगे, यानी वो न्याय मांगने के लिए आएंगे। इसलिए उस सोने की जंजीर को न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। तो न्याय की जंजीर आगरा में, जो आगरा का किला था यमुना नदी के तट पर लगाया गया था, वो किसने लगाया था, तो वो लगाया था इसी जहांगीर ने। जहांगीर ने अपराधियों के घरों की कुर्की नाक कान काटने की जो प्रथा थी, है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते थे, उनके वो अपराध करते थे तो उनके घर का कुर्की कर दिया जाता था, उनके परिवार वालों को लज्जित किया जाता था, इस सिलसिले में उनका नाक कान काट करके उनको बेइज्जत किया जाता था। तो इन सभी चीज़ों का इसने क्या किया, निषेध किया, यानी अपराधियों के घरों की कुर्की नहीं होगी अब, और उनका नाक कान भी नहीं काटा जाएगा, उनका अपमान नहीं किया जाएगा। इस तरह से इसने ये एक अध्यादेश जारी किया था, और उसमें भी 12 अध्यादेशों में से ये भी एक था। और आगरा के किले के बाहर यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर यानी न्याय की जंजीर भी इसने लगवाई थी। और इस जहांगीर के शासनकाल के दौरान ईरानियों को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। आप जानते हैं कि नूरजहाँ का संबंध ईरान से था और ईरान की ये थी, अतः ईरानियों को उच्च पद पर रखे जाने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि शासन कार्यों में नूरजहाँ का प्रभाव भी दिखने लगा था। और जो नूरजहाँ के सम्मान में इस जहांगीर ने चांदी का सिक्का चलाया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो याद रखिए चांदी का सिक्का चलाया था, है ना। और मुग़ल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है और मुग़ल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आया मुग़ल दरबार में और 1611 ईस्वी में वो भारत से गया। तो इस तरह से ये जो मुग़ल दरबार में पहला अंग्रेज़ आया है वो अंग्रेज़ी कंपनियों को अंग्रेज़ी कंपनियों के लिए फरमान जारी कराने के उद्देश्य से ये मुग़ल दरबार में यानी जहांगीर के दरबार में गया था, ताकि वह कंपनियों के लिए फरमान जारी करवा सके, है ना। और मुग़ल दरबार में जाने वाला दूसरा अंग्रेज़ कौन था, उसका नाम था सर टॉमस रो। ये 1615 ईस्वी में आया और लगभग 1619 ईस्वी तक ये भारत में रहा, यानी मुग़ल दरबार में रहा। न केवल ये के दूसरा केवल सर टॉमस रो आया था, इसके साथ पादरी एडवर्ड टेरी भी आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस। मुग़ल दरबार में आने वाला द्वितीय अंग्रेज कौन था, तो सर टॉमस रो, है ना। और सर टॉमस रो के साथ कौन आया था, तो पादरी एडवर्ड टेरी, ये आए थे। अब देखते हैं जहांगीर के शासन काल से संबंधित कुछ चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहांगीर का जो शासन काल है वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी चित्रकला इनके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर थी और इनके शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है, अकबर के शासन काल को। उसी तरह से
चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के। आगे चलेंगे हम लोग, जो ये खुर्रम जब शासक बनेगा शाहजहां के नाम से, तो उसने जो उसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। अब देखते हैं आगा खां। आगा खां राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की व्यवस्था किसने की थी? तो इसमें भी जहांगीर ने ही किया था, क्योंकि ये चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी रुचियां लेता था। ये ऐसा कहा जाता है कि एक ही चित्र को अगर कोई 5 व्यक्ति बनाते हैं तो उन चित्रों की वो देख रेख करके वो बता सकता है कि कौन सा चित्र का मतलब चित्र का कौन सा पार्ट किसके द्वारा बनाया गया है। इन चीज़ों का परख करने का इसको ज्ञान था, यानी अपने आप को चित्रकला में शासक खुद निपुण समझता था। और इसके दरबार में रहने वाले जो चित्रकारी थे उसमें मंसूर सबसे आगे थे, जिनको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। ये पक्षी चित्रकार माने जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि मुगल दरबार में या फिर जहांगीर के दरबार में रहने वाले पक्षी चित्रकार का नाम क्या है? तो मंसूर था, जिनको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ व्यक्ति या वस्तु चित्रकार के रूप में अबुल हसन को जाना जाता है, जिनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। अब देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में थोड़ा सा हम अगर देखें तो थोड़ी बहुत स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कार्य हुआ है जहांगीर के शासनकाल में। तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो आगरा में बना है, नूरजहां ने बनवाया है। इस एतमाद उद दौला का मकबरा, आप जानते हैं कि नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। इसी मिर्जा गयास बेग को है ना एतमाद उद दौला की उपाधि दी गई थी, और इसी की मृत्यु होने के पश्चात नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया। कहाँ पर? आगरा में। और कहा जाता है कि इस एतमाद उद दौला का जो मकबरा बनवाया गया था वो पूर्णतः संगमरमर से बनवाया गया था। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में पूर्णतः संगमरमर से बनाया जाने वाला पहला स्थापत्य यही था। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला स्थापत्य कौन था? एतमाद उद दौला का मकबरा। ऐसा भी कहा जाता है कि पित्रा दूरा का प्रयोग इसमें किया गया था। एक विशेष प्रकार का नक्काशा होता है जिसको उसके मकबरे पर अंकित करवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में बना है, नूरजहां ने बनवाया है, और सफ़ेद संगमरमर से बना ये पहला स्थापत्य है, और इसमें पित्रा दूरा का प्रयोग किया गया है। देखिए जहांगीर की जब मृत्यु हुई थी, जहांगीर का जो मकबरा बनवाया गया है ये शहादरा लाहौर में बनाया गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली मतलब आपका जो भारत है, भारत की सीमा से बाहर है ना, लाहौर में इसका मकबरा बनवाया गया है। और ऐसा ये जो शासक है ये दूसरा शासक है मुग़ल बादशाहों में, दूसरा ये है। पहला तो आपका बाबर था जिसका मकबरा कहाँ? काबुल में बनवाया गया। लेकिन दूसरा ये शासक है जिसका मकबरा भारत से बाहर बनवाया गया है, लाहौर में, शहादरा में। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी नाम का जो आत्मकथा लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? जहांगीर ने इसको खुद लिखा है ना। लेकिन इस तुजुक ए जहांगीरी जो आत्मकथा है, इसको जहांगीर जब मर जाता है तो उसमें कुछ पार्ट जोड़े गए हैं, और उस पार्ट को जोड़ने वाले मोहम्मद हादी हैं। ये भी पूछा जाता है कि तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण किसने किया था? तो तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण किया था या उसमें कुछ पार्ट किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो मोहम्मद हादी के द्वारा इसमें जोड़ा गया था और इसे पूरा किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के किस पुत्र ने सबसे पहले उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि उसका एक लड़का था खुसरो, जो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त करके उसने विद्रोह किया था। लेकिन उसका पुत्र जो खुर्रम था, जो शाहजहां बना है, वह भी विद्रोह किया था। तो शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो 1623 ईस्वी में
खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और इसी सिलसिले में 3 साल बाद यानी 1626 ईस्वी में महावत खां जो कि एक योग्य सेनापति था वो भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और उस सिलसिले में इसने जहांगीर को, नूरजहां को और नूरजहां के भाई आसफ खां को, इन तीनों को उसने महावत खां ने कैद कर लिया था। इन्हीं सभी चीज़ों से वह बहुत दुखी हो चुका था। कौन? जहांगीर। और जहांगीर भी बहुत दुखी हो चुका था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को इस जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, है ना। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।